Hello everyone, welcome again. Today in this video, I'm going to start my new series that is ecology and the first chapter is organism and population. जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं एक इकोलॉजी पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ और ये क्रैश कोर्स जो है इसमें मैं अपनी चारों चैप्टर्स जो इंक्लूड करूँगी और मैं इनके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। और ये जो शॉर्ट नोट्स होंगे सबसे बेनिफिशियल आपके लिए तब होंगे जब आप इनको अपनी कॉपी में खुद नोट डाउन करोगे। तो आप ध्यान से सुनना कि मैं किस तरीके से टर्म्स या कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करूँगी। आप डायरेक्ट उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी यूनिट। तो ऑर्गेनिज्म का बेसिकली मतलब होता है इंडिविजुअल। मतलब अगर कोई भी सिंगल पर्सन है तो आप उसको ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, वो किसी भी स्पीसीज से रिलेटेड हो सकता है। और पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब जब सेम इंडिविजुअल्स का ग्रुप बन जाता है और वो किसी हैबिटेट में रहना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स जो हैं वो एक पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन और वी कैन से कि एक सिंगल यूनिट है, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है पॉपुलेशन की। यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल्स जब काफ़ी सारे एक साथ एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर देते हैं देन दे फॉर्म द पॉपुलेशन। तो अब इकोलॉजी जो है उसका मीनिंग क्या है अगर बोलें तो इकोलॉजी टर्म का मीनिंग जो है अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इको का मतलब होता है ओइकोस और ओइकोस का मतलब होता है होम एंड लॉजी डिफाइन द टर्म डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्टडी। मतलब इको का मतलब होम एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब होम की स्टडी करना। होम में क्या हो सकता है? होम में कोई भी बायोटिक फैक्टर हो सकता है, लाइक कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, और कोई भी एबायोटिक फैक्टर हो सकता है, लाइक हम अगर एनवायरनमेंट की कोई भी कंपोनेंट की बात करते हैं, लाइक कोई भी टेम्परेचर, लाइट, वाटर, इन सब की अगर बात करते हैं तो इनका आपस में जो इंटरेक्शन है एक इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करने को हम इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी जो है वो टर्म सबसे पहले दी थी अर्नेस्ट हेकल ने और इन्होंने क्या डिफाइन किया था? ही डिफाइंड इकोलॉजी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म विद देयर वर्ल्ड। मतलब एक इंडिविजुअल की उसके वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है उसको इन्होंने डिफाइन किया था इकोलॉजी। और फादर ऑफ इकोलॉजी हैं रिटर। 1868 में इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा गया था। रिटर इज़ अ फादर ऑफ इकोलॉजी। और सेकेंड, अगर हम इंडिया के फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं देन प्रोफेसर रामडियो मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में प्रोफेसर रामडियो मिश्रा हैं। और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं देन फादर ऑफ इकोलॉजी इज रिटर। और बेसिकली इकोलॉजी है क्या? जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया, एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच होने वाली इंटरेक्शंस को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। वो इंटरेक्शन किसी भी तरह की हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट द इंटरेक्शन इज नोन एज इकोलॉजी। तो उसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन किस टाइप की है, वो क्यों है, ये सब अगर हम स्टडी कर रहे हैं देन इट इज़ नोन एज इकोलॉजी। अब आप अगर इकोलॉजी हायरार्की की बात करते हैं, देखो मैं ये जो सीरीज़ है ये टॉपिक वाइज बिल्कुल सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी। मतलब आपको जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है वो एक लाइन में मिलेगा, तो आप उसी तरीके से इसे फॉलो करना, बीच में मत देखना। अगर आप देखते हो तो स्टार्टिंग से देखो और एंड तक देखो, तब आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगी, इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप तभी ले पाओगे। अब मैंने सेकंड टॉपिक यहाँ पर लिखा है इकोलॉजिकल हायरार्की। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत शॉर्ट नोट्स में दिखाया है। तो ये थी इकोलॉजी एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल हायरार्की। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। आप हायरार्की का मतलब हुआ कि कोई भी असेंडिंग या डिसेंडिंग पोजीशन में हम किसी चीज़ को लगाते हैं तो हम उसको हायरार्की बताते हैं। मैंने इसको असेंडिंग पोजीशन में बताया है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ द ऑर्गेनिज्म फॉर इकोलॉजी। अगर हम इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे छोटी यूनिट की बात करते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल इंडिविजुअल विच इज़ बायोटिक, क्योंकि एक लिविंग होता है। बायोटिक टर्म रेफर टू लिविंग। तो ऑर्गेनिज्म इज़ अ बायोटिक फैक्टर, बायोटिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं देन दे फॉर्म पॉपुलेशन विच इज़ द नेक्स्ट यूनिट विच इज़
इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो पॉपुलेशन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब मिल जाते हैं तो उनको पॉपुलेशन बोलते हैं। किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन हो सकती है, लाइक अगर हम एक डॉग की बात करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब हम बहुत सारे डॉग की बात करते हैं एक ही प्लेस पर देन इट फॉर्म द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बायोटिक फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर भी सब लिविंग है, इनका अभी तक किसी भी तरह की एबायोटिक फैक्टर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी उसके बाद जब डिफरेंट स्पीसीज एक ही एरिया में रहने लग जाती हैं देन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। लाइक अगर बात करें तो एक डॉग की स्पीसीज़ है जिसमें बहुत सारे जो डॉग हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। उसी पर्टिकुलर एरिया में अगर एक कैट की स्पीसीज़ भी रहने लग जाए, मतलब बहुत सारे डॉग एक जगह हैं और बहुत सारे जो कैट हैं वो एक जगह है, लेकिन वो सारे एक ही प्लेस में रह रहे हैं। एक ही प्लेस में डॉग हैं, एक ही प्लेस में कैट हैं, एक ही प्लेस पर डियर हैं, लॉयन हैं, तो ये सब जो है मिलकर एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। बट ऑल आर लिविंग हियर, ऑल populations are represent living, that's why it is known as biotic. So community is also represent the biotic component of ecology. Next component है ecosystem. We can say next unit is ecosystem. यहाँ से इकोसिस्टम वो पहली यूनिट स्टार्ट होती है जहाँ से हम बायोटिक और एबायोटिक को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इकोसिस्टम में हम बायोटिक कंपोनेंट का रिलेशन जो है उनकी एबायोटिक कंपोनेंट के साथ स्टडी करना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, जो पॉपुलेशंस या जो कम्युनिटी एक एनवायरनमेंट में रह रही है उसका अपने एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के साथ क्या क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से वहाँ पर किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ वो रिलेशनशिप दिखा रही है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक बहुत सारे इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ जाते हैं, वो क्लाइमेट भी वहाँ पर अगर इंक्लूड कर लिया जाए देन इट इज़ नोन एज बायोम्स। और क्लाइमेट के बेस पर डिफरेंट टाइप के बायोम हो सकते हैं जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो बायोम जो है वो क्लाइमेट के, अगर हम क्लाइमेट को इंक्लूड कर लेते हैं देन इट इज़ नोन एज बायोम। और जब बहुत सारे बायोम मिल जाते हैं देन इट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। बायोम कैन बी टेरेस्ट्रियल, इट कैन बी एक्वेटिक, इट कैन बी क्रॉपलैंड टाइप एक्सेट्रा। तो बायोम जो है वो बहुत सारी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को इन्वॉल्व करके साथ में क्लाइमेट भी होना ज़रूरी है, तभी वो डिफ़ाइन करता है कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, वो सब जो है बायोम ही डिफ़ाइन करता है। और ऐसे बहुत सारे बायोम जब मिल जाते हैं देन इट फॉर्म द बायोस्फीयर, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। और बायोस्फीयर की अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा अर्थ जो है, हमारी अर्थ है वो एक बायोस्फीयर को ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बायोम्स आते हैं जो कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो है इट इज़ बायोम्स, इट इज़ थर्ड टॉपिक दैट इज़ बायोम्स। तो बायोम यहाँ पर मैंने लिखा भी है दैट चेंज इन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन विद लैटिट्यूड, डिस्टेंस और एंगल फ्रॉम इक्वेटर। वी ऑल नो कि जो हमारी धरती है उसका जो सेंट्रल लाइन है दैट रिप्रेजेंट द इक्वेटर, एंड अगर इक्वेटर से ज़रा भी एंगल हम एंगल की बात करते हैं तो वो एक नए बायोम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने इस पूरे सर्कल में अर्थ को रिप्रेजेंट किया है और अर्थ के बायोम्स को रिप्रेजेंट किया है जो एंगल के साथ बदल रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम एंगल को चेंज करते चले जाते हैं वैसे वैसे वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की वेजिटेशन चेंज हो जाती है। और अगर हम इक्वेटर से ज़रा भी चेंज करते हैं एंगल में तो हम लैटिट्यूड को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब हम एंगल को बढ़ा रहे हैं तो हम लैटिट्यूड चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस लाइन को रिप्रेजेंट किया है 0 डिग्री विच इज़ इक्वेटर, मतलब यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है। अगर हम दोनों तरफ की मैं बात करूँगी, अगर हम नॉर्थ साइड जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो 20 डिग्री एंगल पर ट्रॉपिकल एरिया आ जाता है और 40 डिग्री एंगल पर सब ट्रॉपिकल होता है, 60 डिग्री पर टेम्परेट और उसके बाद आर्कटिक एरिया आ जाता है। मतलब अगर हम 0 से 20 डिग्री का एंगल लेते हैं तो उस बीच का जो वेदर होता है वो ट्रॉपिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। 20 से 40 डिग्री के एंगल पर अगर हम मूव करते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है।
40 से 60 में रिप्रेजेंट करते हैं तो टेम्परेट आ जाता है, और 60 से आगे नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आर्कटिक रीजन आ जाता है। इसी तरह अगर हम साउथ की तरफ चलना शुरू करें तो 0 से 20 डिग्री में सबसे पहले ट्रॉपिकल आता है, 20 से 40 डिग्री में सब ट्रॉपिकल आता है, 40 से 60 में टेम्परेट रीजन आता है, और 60 से साउथ की तरफ अंटार्कटिक रीजन आता है। हर एक रीजन में हर एक तरह का एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की वेजिटेशन चेंज हो जाती है। लाइक अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिकल में टेम्परेचर जो है विच इज़ ए बायोटिक फैक्टर, क्योंकि ये लिविंग नहीं है तो ये नॉन लिविंग है विच इज़ ए बायोटिक। तो अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल में वो 25 से 30 डिग्री जो है वो मीन एवरेज रहता है, इसीलिए यहाँ की वेजिटेशन अलग होगी। लेकिन अगर हम आर्कटिक की बात करते हैं, अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर वेदर जो है, मौसम जो है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेजिटेशंस और जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट मिलेंगे। लाइक पोलर बियर हमें आर्कटिक में ही मिलते हैं, वो हमें ट्रॉपिकल एरियाज़ में नहीं मिल सकते। इसी तरह जो नाइल पर्च, अगर फिश की बात करते हैं तो वो हमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिल सकती है, लेकिन आर्कटिक में नहीं मिल सकती। इसी तरह बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म और वेजिटेशन हम बोल सकते हैं। लाइक अगर पाइन ट्री की बात करें तो वो हमें आर्कटिक रीजन में ज़्यादा मिलते हैं, और अगर हम पीपल, नीम ऐसे एरियाज़ की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल में हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सीजनल वेरिएशन सबसे ज़्यादा नहीं होती, सीजनल वेरिएशन बहुत कम होती है। इसकी वजह से ट्रॉपिकल एरियाज जो है वो स्टेबल हैं, वहाँ की कम्युनिटी स्टेबल है, वहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इस वजह से वहाँ एक ऐसी रेंज है टेम्परेचर की, या और भी ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ही मतलब सूटेबल हैं ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। इसीलिए ट्रॉपिकल में जो है डेंसिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। लेकिन जैसे जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हो, वैसे वैसे टेम्परेचर गिरने लग जाता है। अगर अंटार्कटिक की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, आर्कटिक की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर गिरने लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस मिलेंगी। इसी बेस पर जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें कुछ बायोम को रिप्रेजेंट किया गया है, जिनमें 7 बायोम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, विच इज़ टुंड्रा, टैगा, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, चप्पारल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट भी यहीं पर मिलेंगे, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ये 7 बायोम्स आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और ये 7 बायोम्स जो हैं ये किस बेस पर डिसाइड किए गए हैं, ये टेम्परेचर और रेनफॉल प्रेसिपिटेशन के बेस पर ही इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो रिप्रेजेंट की गई हैं। तो ये बायोम जो है आप एनसीईआरटी से एक बार इसका डायग्राम देख लेना ज़रूर, डेजर्ट वगैरह ये सब वहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियोस की जो लिमिट है वो 12 to 13 मिनट ही रहेगी। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आप कंटिन्यू इस सीरीज़ को देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।